Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की है जिसका मेन टॉपिक था अरिथमेटिक सीक्वेंस। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हम 2.3 जो एक्सरसाइज है उसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता क्या है। ओके, फॉर द डेफिनेशन मैंने सोचा कि आपकी बुक को ही प्रेफर किया जाए और आप वहाँ से सही समझ में पाएंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट आर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होती है उस पर जाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है आर, उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है और उसको मल्टीप्लाई करके आप जो है वो नेक्स्ट टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आपके पास ये होता क्या है, पहले आपके पास जैसे वहाँ पर थी इसी तरह से यहाँ पर भी टर्म्स होती हैं, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन वहाँ पर आपके पास एक डिफरेंस हम फाइंड आउट करते थे और फिर उसको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते थे। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक कांस्टेंट फाइंड आउट करते हो और फिर उसको जो प्रीवियस टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करते हो और फिर नेक्स्ट टर्म की तरफ जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो आपके पास क्या होता है आर, जैसे कि a1 है, नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए आप a1 को r से मल्टीप्लाई करोगे और फिर नेक्स्ट टर्म पर जाने के लिए फिर आप a1 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब आपका जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। फिर आप जब नेक्स्ट टर्म पर जाओगे तो फिर r की क्यूब में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से पावर जो है वो 1 के साथ इंक्रीज होती जाएगी और फिर वो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा और आंसर आता जाएगा। आप इसको ये भी कर सकते हो कि a1 एज इट इज रहने दो और फिर a1 r तो आ गया सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा a2 r हो जाएगा, ये भी सही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म में आप a3 r कर लोगे तब भी आपका जो है वो आंसर सोल्व हो सकता है। सो आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर है आपका a1, फिर a1 r है और फिर आपके पास है a1 r स्क्वायर और फिर a1 r क्यूब। अगर आप फर्स्ट टर्म के हिसाब से जा रहे हैं तो फिर आपके कांस्टेंट की जो पावर है, डिग्री जो है वो इंक्रीज होती जाएगी बाय 1। और अगर आप जाते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि a1 एज इट इज़ रहने दें और नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही होगी ना, फर्स्ट टर्म से a1 को r से मल्टीप्लाई करोगे और जो आपकी थर्ड टर्म है वो कैसे हासिल होगी, a2 को आप अगर r से मल्टीप्लाई करोगे। अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको समझाने के लिए अभी मैं यहाँ पर आती हूँ। आपकी एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आपके पास है 1 की एंड 2 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर देखो अब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अभी हम देखेंगे कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं कि जो आपका ये 2 है ना, सेकेंड टर्म, ये हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो आपकी होता है r। ठीक है, तो कांस्टेंट आपका इस तरह से फाइंड आउट होता है 2। आप इसी तरह से 4, अब 4 ऊपर आएगा और 2 से प्रीवियस टर्म से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट r2 आ जाएगा। मतलब कि सबका जो कांस्टेंट है ना वो 2 ही आ रहा है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी कि जैसे कि 1 है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। अब फिर इस तरह से सेकंड टर्म, मतलब कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इस तरह भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बुक पर बताया वो ये मेथड बताया कि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। फिर आपने अगली टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप 1 एज इट इज़ लिखोगे, यानी कि a1 की वैल्यू 1 एज इट इज़ आएगी और फिर 2 का स्क्वायर लिखेंगे आप, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा। फिर 2 to the 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म के लिए आप 1 लिखोगे और फिर 2 का क्यूब लोगे तो फिर आपके पास पावर 2 to the 4, 4 to the 8, 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 8 आएगा। सो आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो
आपको आई होप के दोनों मेथड समझ आ गए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्किप कर देते हैं, अगर नहीं तो हम कर लेते हैं जल्दी से। चलें, अभी हमने फॉर्मूला भी नहीं किया। फॉर्मूले में क्या है, a1 है, a1 r की पावर 0। आप इस तरफ ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो यहाँ पर ये फार्मूला जस्ट डायरेक्ट याद कर लें कि आपके पास फार्मूला होगा an इक्वल टू a1 rn-1। तो आपने फार्मूला यही यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दो मिल गए हैं, एक जो मैंने बताया है और एक जो ये बुक वाले कह रहे हैं। तो आप अपने तौर पर जो कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से यूज़ कर सकते हो, और लेकिन ज़्यादा प्रेफर जो है ना वो आप इसी को करें जो आपकी बुक में गिवन है, an इक्वल टू a1 r की पावर n-1, ठीक है। यानी कि जो आपकी डिग्री है वो आगे जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, या 1 से कम, मतलब n-1 हो रही है। यहाँ पर n-1 का मतलब ये नहीं है डिग्री में से माइनस करना है, ये इसकी जनरल टर्म है। यानी कि n तक मतलब डिग्री इंक्रीज होती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद आगे जाकर n-1 तक जाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने एंड पॉइंट लिखा हुआ है इसका, ठीक है। ये आगे जाके डिटेल में देखेंगे अगर आपका इस ये टॉपिक आएगा कि n-1 n क्या होता है। अभी के लिए आपने जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है, ज्योमेट्री सीक्वेंस को अच्छे से समझते हैं, और आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और याद रखिएगा आपने एक काम लास्ट में करना है, याद करें मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। Thank you.